मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बोन का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोन स्ट्रक्चर है इसमें मैंने आपको दिखाया था कि स्पॉन्जी बोन, कैंसलस बोन कहाँ पर होती है, ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा। एपिफाइसिस कहाँ होता है ये भी दिखाया है। मेटाफाइसिस कहाँ पर होता है ये है, आपको पता है। डायाफाइसिस कहाँ होता है, मेटाफाइसिस एंड एपिफाइसिस, ये सारे के सारे कहाँ होते हैं। कॉम्पैक्ट बोन कहाँ कहाँ होती है, और कॉम्पैक्ट बोन को और क्या कहते हैं हम, कॉर्टिकल बोन। ठीक है, और स्पॉन्जी बोन को क्या कहते हैं, कैंसलस बोन। कैंसलस बोन। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, पढ़ा था, इसको हमने थोड़ा सा रिवाइज किया है। अब देखिए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनलार्ज करके देखूं, तो अब देखिए ये हमारी एक फ्लैट बोन है। तो फ्लैट बोन, नियम बोन जितनी भी होती हैं सारी की सारी फ्लैट बोन होती हैं। तो फ्लैट बोन में भी लगभग लगभग इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो देखिए कॉर्टिकल बोन, या जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, बोन का कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल बोन कहते हैं, ये आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। देखिए यहाँ देखिए, ये कॉर्टेक्स बोन है। ये जितनी भी बाहर की साइड वाली बोन है ये पूरी की पूरी कॉर्टेक्स है। ठीक है, इसे हम कॉर्टिकल बोन कहते हैं या कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ बोन है, ये सेकंड टाइप ऑफ बोन जो है वो स्पंजी बोन है। स्पंजी बोन या जिसे हम कहते हैं कैंसलस बोन। तो ये कैंसलस बोन आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी येलो कलर में, जैसे मैंने आपको येलो कलर का पेंट किया है। समझ गए? तो ये एक पैराइटल बोन का स्ट्रक्चर। हाँ सर, जो रेड बोन मैरो होती है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? देखा, जहां पर भी कैल्सिनस बोन होगी वहां पे रेड बोन मैरो होगी। ठीक है, जहां पर भी स्पंजी बोन आपको देखने को मिलेगी वहां सारी की सारी मोस्टली रेड बोन मेरो होगी। तो स्पेशली जो फ्लैट बोन होती है, फ्लैट बोन में कैंसलस बोन का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, स्पंजी बोन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस है वो सारी की सारी फ्लैट बोन होती है। तो फ्लैट बोन में सारी की सारी क्रेनियल बोन आ जाती है, स्टर्नम आ जाता है, रिब्स आ जाती है। तो जहां पर भी फ्लैट बोन है वहां पे हेमेटोपोइसिस जो है सबसे ज्यादा होता है। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी हम देखिए, ये मैंने आपको कल बताया था। तो लॉन्ग बोन, एक आपका लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बताया था, उसके बाद आपको ये फ्लैट बोन का स्ट्रक्चर है। दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेम होते हैं, तो कोई डिफरेंस दोनों में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ शेप में अंतर होता है, साइज में अंतर होता है। लेकिन इसके बाद देखिए बोन स्ट्रक्चर की मैंने बात की थी आपको। तो यहाँ मैंने आपको सारी की सारी चीजें पहले से ही, कल भी हमने आपको दिखाई थी कि यहाँ एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है आर्टिकुलर कार्टिलेज। यस सर। यस सर। ठीक है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी एपिफाइसिस होते हैं बोन के वहाँ आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो कि इसको फ्रिक्शन से बचाता है। इसके अंदर जो है कॉर्टिकल बोन होती है, कॉर्टिकल बोन के अंदर से स्पंजी बोन होती है जिसमें रेड बोन मैरो होता है। तो जितने भी कैंसलस बोन होती हैं, जितनी भी स्पंजी बोन होती है, वहाँ सारा का सारा रेड बोन मैरो होता है। ठीक है, अब देखिए ये रेड बोन मैरो है। इसके बाद यहाँ पे एपिफाइजियल लाइन जिसे बोलते हैं, ये एपिफाइसिस यहाँ तक है। ये जो येलो एरिया है ये पूरा का पूरा एपिफाइसिस है। और एपिफाइसिस के नीचे क्या होती है, एपिफाइजियल प्लेट या एपिफाइजियल लाइन जिसे हम बोलते हैं, जहां पर डायाफाइसिस भी होता है। ठीक है, तो डायाफाइसिस में क्या होता है, जब छोटे होते हैं, एज लेस देन 25 ईयर्स, तो उस समय बोन जो है, बोन की जो है लेंथ वो बढ़ती रहती है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ डायाफाइसिस, ओ सॉरी मेटाफाइसिस, जस्ट बिकॉज ऑफ मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस कहाँ होता है, एपिफाइजियल लाइन के नीचे मेटाफाइसिस होता है। ये आपको कलर से मैं दिखा देता हूँ, ये जहां पर मैं रेड कलर किया है ये है सारा का सारा, यहाँ पर मेटाफाइसिस होता है। ठीक है, तो बाद में ये कैल्सिफाइड हो जाता है और मेटाफाइसिस यहाँ पर बचता ही नहीं है।
तो अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये देखिए मेटाफाइसिस यहाँ दिखाई दे रहा है ना इस साइड में, ये Yes, आपका sir. मेटाफाइसिस है, ठीक है, और ये प्रोक्सिमल एपिफाइसिस है। तो प्रोक्सिमल साइड का है, अगर प्रोक्सिमल एंड है तो प्रोक्सिमल एपिफाइसिस हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर नीचे आप आओ, यहाँ पर मैंने आपको मेडुलरी कैविटी के बारे में बताया था। तो मेडुलरी कैविटी में अगर आप देख रहे हो तो मोस्टली मेडुलरी कैविटी में देखिए कॉम्पैक्ट बोन है ना। Yes, sir. मेडुलरी कैविटी में आपको ये कॉम्पैक्ट बोन दिखाई दे रही है। यहाँ पे कैंसलस बोन जो है बहुत कम होती है। तो कैंसलस बोन नहीं होगी तो रेड बोन मैरो नहीं होगी, तो रेड बोन मैरो नहीं होगी तो क्या होगा, येलो बोन मैरो होगी, ठीक है, Yellow bone marrow. ठीक है। और इसको देखिए, एक चीज मैंने आपको बताई थी पेरियोस्टिम, पेरियोस्टिम मैंने आपको कल बताया था। देखो पेरियोस्टिम की जो लेयर है वो इस तरह से होती है, देखिए ये बोन के बाहर से जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं पेरियोस्टिम, ठीक है। यहाँ पे ये तो मैंने बहुत मोटा बना दिया है, एक्चुअल में बहुत पतली होती है, जैसे आपको दिखाई दे रही है व्हाइट व्हाइट कलर की जो लाइन है बोन के जस्ट बाहर से, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम, जो बोन को कवर करके रखती है, ठीक है। बोन को कवर करने वाली जो लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, पेरियोस्टियम। दिख रहा है यहाँ, Periosteum. ये पेरियोस्टियम यहाँ दिख रहा है नीचे, ठीक है। अब देखिए, और अगर बोन के अंदर की लेयर है, देखो ये पेरियोस्टियम आपको यहाँ दिख रहा है, ये दिस इज पेरियोस्टियम अगर बाहर से लेयर है तो, और अगर अंदर से लेयर है तो Endosteum. एंडोस्टियम। बोन को कवर करने वाला पेरियोस्टियम, बोन को लाइन करने वाला एंडोस्टियम, ठीक है। तो लाइन, मेडुलरी कैविटी को लाइन करने वाला एंडोस्टियम हो गया, और बोन को कवर करने वाला क्या हो गया, पेरियोस्टियम हो गया। इसके बाद इसमें बहुत सारी आर्टरीज वगैरह होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं, जिसे न्यूट्रिएंट आर्टरी हम कहते हैं। और मेडुलरी कैविटी ये आपको दिखाई दे रही है कंटेन्स येलो बोन मैरो इन अडल्ट्स, अगर अडल्ट में है तो येलो बोन मैरो इसमें होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नीचे जाएंगे तो नीचे भी सेम सिस्टम होता है, मेटाफाइसिस होता है, डस्टल एपिफाइसिस होता है, और एक बोन के बाहर से एक पार्टिकुलर कार्टिलेज होता है, ठीक है। Yes, sir. तो ये आपको बोन का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया है। तो अगर हम बात करेंगे सिर्फ एपिफाइसिस की, तो एपिफाइसिस इज मेड अप ऑफ स्पंजी बोन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कैंसिलस और ट्रेबिकुलर बोन जिसे हम कहते हैं, मोस्टली इससे बना होता है। स्पंजी बोन हैज नेटवर्क ऑफ struts and plates which resemble lattice work with a thin covering or cortex of compact bone, cortical bone। जैसा मैंने आपको यहाँ पे भी पहले बताया, बहुत सारा लैटिस वर्क यानी कि जाल बिछा हुआ होता है कैंसिलस बोन का, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है ये मैं आपको और आगे बताता हूँ। अब ऐसा ही देखिए, अगर हम फ्लैट बोन की बात करें तो फ्लैट बोन मोस्टली कहाँ होती है, स्कल में होती है, जैसे कि पैराइटल बोन एक फ्लैट बोन का नाम है। तो जैसे स्कल की सारी बोन मोस्टली फ्लैट बोन होती है। इट इज हैविंग सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कॉम्पैक्ट बोन कवरिंग अ कोर ऑफ स्पंजी बोन, दिस स्पंजी बोन लेयर इन क्रेनियम इज कॉल्ड डाइपोल टू फोल्ड। तो bone marrow is present in spongy bone but there is no medullary cavity like diaphysis of long bone। तो ये डिफरेंस है लॉन्ग बोन में और फ्लैट बोन में। तो फ्लैट बोन में किसी भी तरह की कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती है, सिर्फ एक स्पंजी बोन और कॉर्टिकल बोन, इनका एक नेटवर्क बिछा होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपको। Yes, sir. बस इस तरह से फ्लैट बोन होती है, इसमें कोई किसी भी तरह की कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। तो अब हम बात करेंगे बोन कंपोजिशन का। अब बोन किस किस चीज से मिलके बनती है, तो बोन कंपोजिशन, ठीक है। तो बोन टिश्यू मैंने आपको बता दिए, तो बोन के जो टिश्यू होते हैं, दो तरह के टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज स्पंजी, सेकंड इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। कॉम्पैक्ट टिश्यू एंड स्पंजी टिश्यू, या जिसे हम कहते हैं कैंसिलस टिश्यू या कॉर्टिकल टिश्यू, या फिर हम कैंसिलस को एक और नाम से जानते हैं, वो जानते हैं हम ट्रेबिकुलर, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कंपोजिशन की, अब देखिए टिश्यू का तो मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा है कंपोजिशन। तो बोन का जो कंपोजिशन है वो दो चीजों से मिलके बोन बनती है। द फर्स्ट इज मैट्रिक्स एंड सेकंड इज सेल्स, ठीक है। तो अब अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स जो है दो तरह का मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स होता क्या है, देखिए, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलके बोन का जो मैट्रिक्स है वो बनता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं
तो प्रोटीन्स स्पेशली जैसे कि जिनमें ऑर्गेनिक का मतलब जानते हैं ना, जिनमें कार्बन होता है, Yes, sir. yes sir बस। और इनऑर्गेनिक का मतलब जिनमें कार्बन नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक का मतलब है कि इसमें सारे प्रोटीन्स आ जाते हैं। प्रोटीन्स में कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन से बोन मिलके बोन बनती है। दूसरा है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड जितने भी होते हैं, ठीक है, पॉलीसैकेराइड से, Excuse me, sir. हाँ हाँ बताइए। Sir, are you sharing your screen? यस, आपको Okay, sir. शेयरिंग It is स्क्रीन not नहीं दिखाई visible to देगी? me. No, sir. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद में, ठीक है, फिलहाल आप सुन लीजिए। तो अभी देखिए Okay, जो sir. मैट्रिक्स की, हाँ मैट्रिक्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो कंपोजिशन बोन का जो कंपोजिशन है दो तरह से होता है। तो एक इसमें मैट्रिक्स होता है, दूसरा होता है सेल्स। अगर मैट्रिक्स की हम बात करें तो दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो कोलेजन, कोलेजन इज प्रोटीन, तो कोलेजन मिलके बनता है। दूसरा म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड नॉन कोलेजिनस प्रोटीन, जिनमें ऐसे प्रोटीन जिनमें कोलेजन नहीं होता। तो तीन तरह की चीजों से मैट्रिक्स ये बनता है। दूसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं, बोन्स के अंदर के मिनरल्स, स्पेशली कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। तो कैल्शियम एंड फास्फोरस से मिलके बोन का मैट्रिक्स ये तैयार होता है। तो दो चीजें समझ गए आप, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। Yes, sir. yes sir ठीक है, उसके बाद आती है सेल्स। अब सेल्स देखिए कितने तरह की सेल्स बोन के अंदर पाई जाती है। तो 1 2 3 4 चार तरह की सेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक होता है ऑस्टियोप्रोजेनेटर, दूसरा होता है ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो मेन जी हम तीन तरह के सेल के बारे में पढ़ते हैं, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं बोन के अंदर की, तो इनके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बोन मैट्रिक्स के बारे में जरा थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो बोन मैट्रिक्स देखिए किन किन चीजों से मिलकर बनाता है। मैंने पहले आपको बताया था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बनता है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट आ जाता है। तो स्पेशली जो बोन बनती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनती है, जिसका एग्जिस्ट फॉर्मूला क्या है, CA3PO4 का होल 2। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है। तो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनती है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनती है। तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलके बोन के जो क्रिस्टल हैं, जिसके हम कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं। ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बनते हैं। तो ये है बोन का इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, बोन मैट्रिक्स का इनऑर्गेनिक मटेरियल। इसके बाद अगर हम आगे आए तो इसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल जो है कंबाइंड विद अदर कैल्शियम सॉल्ट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एंड आयंस सच एज सोडियम, मैग्नीशियम एंड फ्लोराइड। तो सोडियम, मैग्नीशियम एंड फ्लोराइड के साथ भी ये बाइंड होके बोन का स्ट्रक्चर बनाती है। तो कैल्शियम फॉस्फेट 2/3 होता है एंड कोलेजन जो प्रोटीन होता है वो 1/3 होता है, और सेल्स का जो परसेंटेज होता है वो होता है 2% होता है। तो अब देखिए कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम फॉस्फेट बोन में पाया जाता है 2/3। तो उसके बाद जितना भी कोलेजन प्रोटीन है वो 1/3 पाया जाता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर आ जाता है। और उसके बाद आती है सेल्स। तो सेल्स जो है वो सिर्फ 2%, बोन में 2% सेल्स होती है पूरे स्ट्रक्चर की। समझ आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम आगे बात करते हैं कि देखो क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड। तो जो भी क्रिस्टल्स बनते हैं कैल्शियम के वो बहुत हार्ड होते हैं, रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होते, वो आपको मालूम है, एंड क्वाइट ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब अगर इनको तोड़ोगे तो ये बुखड़ा हो जाएगा। इसका बुखड़ा मतलब जानते हो ना? चूरा. Yes, sir. अरे कड़वाली, कितने लोग हैं यहाँ पे? जानते हैं काफी सर, सारे जानते हैं, जब बुखड़े बनाते लोग। चावल को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बोन के अगर बुखड़े हो गए उसको कहते हैं हम ब्रिटल। तो क्योंकि ये बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल होते हैं, और जो भी चीज इनफ्लेक्सिबल होती है उसका बुखड़ा बन जाता है, ठीक है। तो अभी हम बात करें, दे कैन विदस्टैंड कंप्रेशन। तो मतलब उनमें इतनी ताकत होती है कि वो कंप्रेशन झेल सकते हैं, बट लाइकली टू शैटर व्हेन एक्सपोज टू बेंडिंग, ट्विस्टिंग और सडन इम्पैक्ट। तो ये क्रिस्टल ऐसे होते हैं कि अगर सडन इम्पैक्ट हो रहा है, अगर हम इसको
जबरदस्ती बेंड करने की कोशिश करें या जबरदस्ती ट्विस्ट करने की कोशिश करें तो ये टूट जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ वेट रखें तो ये झेल जाएगा। जैसे कि आप अंडा देखते हो, अंडा देखा है ना आपने, यस तो सर। अंडा बहुत मजबूत होता है, इसके ऊपर अगर आप वेट रखो तो ये टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप इसको तेजी से कहीं फेंक दो या इसके ऊपर तेजी से कोई बैंड मार दो या तो फिर इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करो तो ये आपके हाथ में ही फूट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के ये क्रिस्टल्स होते हैं। वो अंडे का जो क्रिस्टल है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं बोन के अंदर। दूसरा होता है कोलेजन फाइबर जो होते हैं आर रिलेटिवली क्वाइट स्ट्रॉन्ग। जितने भी कोलेजन फाइबर होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंशन आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। अगर टेंशन इनके ऊपर दिया गया है, खींच रहे हैं या दबा रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इवन स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जितना स्टील स्ट्रॉन्ग होता है उतने इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये कोलेजन के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद द कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉम्पैक्ट बोन इज द सेम एज स्पंजी बोन। तो जो कंपोजिशन मैट्रिक्स कॉम्पैक्ट बोन का जो कंपोजिशन होता है वही स्पंजी बोन का कंपोजिशन भी होता है। सेम कंपोजिशन होता है, कोई अलग चेंज नहीं होता है उसमें, लेकिन बस सिर्फ स्ट्रक्चर का चेंज होता है। द कोलेजन फाइबर प्रोवाइड एन ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ऑन विच हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल कैन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोलेजन फाइबर जो बाकी के जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनते हैं, उनके लिए एक बेस का काम करता है। तो उसने स्ट्रक्चर बना दिया। अब आप देखिए ये इस तरह से है जैसे कि घर में जब आप कभी घर बनाते हैं या घर बनते हुए आपने देखा होगा तो सरिया लगाते हैं ना, बीम्स जिन्हें बोलते हैं, बीम्स एंड यस सर। कॉलम्स बनते हैं। उसमें जो सरिया लगाते हैं वो सरिया समझ लिए आप कोलेजन फाइबर्स, उनको समझ लीजिए कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, और जो उसके ऊपर जो सीमेंट आप लगा रहे हो, सरिया के ऊपर जो सीमेंट और जो रेत और बालू जो लगता है वो है सारे हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स जो बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से। समझ गए? तो इस तरह का कंपोजिशन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स में जो दो तरह की चीज होती है, एक कोलेजन फाइबर्स होता है, एक हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये किस तरह से आपस में ज्वाइंट होते हैं, इसका आप एग्जांपल अपने घर से ले सकते हैं। ठीक है, सरिया और सीमेंट से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे फिर बोन सेल की, तो कितने तरह की बोन सेल होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि फोर टाइप्स की बोन सेल होती है। तब पहली बोन सेल है ऑस्टियोसाइट। ठीक है, तो पहली बोन कौन सी है? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट, तो ऑस्टियोसाइट मेनली कौन सी बोन होती है? ऑस्टियोसाइट्स को हम मोस्टली बोन मेंटेनेंस सेल बोलते हैं। ये बोन का मेंटेनेंस करती है और ये सबसे ज्यादा मैच्योर सेल्स होती है। ठीक है, और कहाँ पे मौजूद होती है? हमेशा लैकुने, बोन में एक बहुत सारा छेद होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर लैकुने होते हैं, लैकुने के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि मैच्योर बोन सेल्स होती है। एक मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑस्टियोसाइट्स की होती है। दूसरा, ईच ऑस्टियोसाइट्स ऑक्युपाइज अ लैकुना। ठीक है, तो ऑस्टियोसाइट्स होते कहाँ है? लैकुना में होते हैं। और लैकुना क्या होता है? ये क्या होता है? एक पॉकेट होता है, बहुत छोटे छोटे सैंडविच बिटवीन लेयर्स ऑफ मैट्रिक्स। द लेयर्स आर कॉल्ड लैमेले। इसको छोड़िए, मैं आपको लैकुना के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब लैकुना जो होता है, आप मान लीजिए ये बोन है। ठीक है, बोन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बोन्स में आपने देखे होंगे इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? लैकुना कहते हैं। इन पोर्स के अंदर अंदर तक ये पोर्स होते हैं पूरी बोन्स में, तो इनको लैकुना कहते हैं। बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। तो इनके अंदर ये सारे की सारी ऑस्टियोसाइट्स होती हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोसाइट डोंट डिवाइड एंड अ लैकुना नेवर कंटेन मोर देन वन ऑस्टियोसाइट। तो इतना याद रखना कि ऑस्टियोसाइट्स जो है कभी डिवाइड नहीं होती। एक बार ऑस्टियोसाइट बन गई तो बन गई। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगी दूसरी ऑस्टियोसाइट में।
और दूसरा है कि ऑस्टियोसाइट जिसके अंदर रहते हैं उनको कहते हैं हम लैकुना, और एक लैकुना में एक ही ऑस्टियोसाइट रहेगी। तो समझ लीजिए कि लैकुना कितने छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपने घर बनाया है, अब उस घर में रहने के लिए जो है 5 लोग उस घर में रहते हैं। तो 5 लोगों में जो सबसे मैच्योर है वो कौन है? ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोसाइट इज मैच्योर। तो जो सबसे ज्यादा मैच्योर होगा भैया उसके लिए एक कमरा तो अलग से होता ही है। ठीक है, वो तो अपने लिए एक कमरा छांट ही लेगा। तो उसका कमरे का नाम क्या है? लैक्यूना। लैक्यूना। कमरे का नाम है लैक्यूना या लैकुने। लैकुने प्लूरल है और लैक्यूना इज सिंगुलर। ठीक है, तो अब देखिए कि नैरो passageway canonically penetrate the lamellae, radiating through the matrix and connecting lacunae with the another and with source of nutrients such as blood vessels in the central canal. अब सारे के सारे जो लैकुना होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। समझ गए? अब एक दूसरे से जो कनेक्टेड होते हैं वो किस चीज से कनेक्टेड होते हैं बताइए? वो कनेक्टेड होते हैं कैनालिकुली से। ठीक है, और कैनालिकुली जो है लैमिला को पेनिट्रेट करती हैं और पेनिट्रेट करने के बाद रेडिएट कहाँ होती हैं? लैकुने में। सारे के सारे लैकुने एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कैनालिकुली से। अब मैं आपको बताऊंगा, ये आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। अब देखिए, ये ऑस्टियोसाइट का स्ट्रक्चर आप देखने को आपको मिल रहा होगा। ये एक ऑस्टियोसाइट है। ठीक है, और ऑस्टियोसाइट जो है कैनालिकुली से कनेक्टेड है। दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो सारी की सारी जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो कैनालिकुली से कनेक्टेड होती हैं। लैकुना, सारे के सारे लैकुना के अंदर रहते हैं। लैकुना में कैनालिकुली होगी, कैनालिकुली जो है, और इसी से ऑस्टियोसाइट एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा जो बीच का है, कैनालिकुली के जो बीच का जो एरिया है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स किस चीज से बना होता है बताइए? Organic and inorganic substance. हाँ बिल्कुल, तो कोलेजन से बना होता है स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ऑस्टियोसाइट इज अ मैच्योर बोन सेल दैट मेंटेन्स द बोन मैट्रिक्स। तो बोन मैट्रिक्स को भी मेंटेन करने का काम जो है ऑस्टियोसाइट करती है। तो अब देखिए यहाँ लिखा है कि कैनालिकुली कंटेन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ ऑस्टियोसाइट्स। समझ गए? जो भी कैनालिकुली है वो खाली नहीं होती, उसमें क्या होता है कि ये ऑस्टियोसाइट जितनी भी होती हैं इनके बहुत सारे छोटे छोटे हाथ पैर कैनालिकुली के अंदर से होके गुजरते हैं, जो कि नाइबरिंग ऑस्टियोसाइट्स को लिंक्ड करती है बाय गैप जंक्शन। तो जहां पर भी दूसरी ऑस्टियोसाइट एक ऑस्टियोसाइट से कनेक्ट होती है उस कनेक्शन को हम कहते हैं गैप जंक्शन। समझ गए? which permit the exchange of ions and small molecule like nutrient and hormones between the cells। तो जहां से सेल्स में ऑस्टियोसाइट्स में आदान प्रदान होता है किसकी चीज का? आयंस। आयन, जितने भी आयंस होते हैं, जो सोडियम आयंस हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, जो भी सेल्स को अपने फंक्शन के लिए चाहिए होते हैं, तो ये सारे के सारे जो है ट्रांसपोर्ट का जो काम कौन करता है? कैनालिकुली करता है एक दूसरी ऑस्टियोसाइट्स के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे द इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट सराउंड्स द ऑस्टियोसाइट। अब ऑस्टियोसाइट्स के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, एंड देयर एक्सटेंशन रूट फॉर द डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे इन एक्सटेंशन के थ्रू, और इन एक्सटेंशन को हम कहते हैं कैनालिकुली। ठीक है, तो कैनालिकुली के थ्रू सारे के सारे ऑस्टियोसाइट्स कम्युनिकेट करती हैं। इतना याद रख लीजिए। समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखिए फंक्शन ऑफ ऑस्टियोसाइट्स। अब ऑस्टियोसाइट्स भैया करती क्या है, क्या काम है इनका? तो सबसे पहला काम इनका मेंटेनेंस ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल कंटेंट ऑफ सराउंडिंग मैट्रिक्स। तो जितने भी मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स में जो प्रोटीन कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट क्या है इसमें? कोलेजन। ठीक है, तो कोलेजन प्रोटीन जो है, और साथ में जो मिनरल कंटेंट है कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट,
तो इसका मेंटेनेंस कौन करता है? ऑस्टियोसाइट। ठीक है। अब भैया आप जिस घर में रहोगे, आपके घर के चारों तरफ आपके घर में खेत है, और उस खेत में जो भी उग रहा है, ये समझ लीजिए कि मिनरल्स और कोलेजन उस खेत में उग रहा है, तो उस खेत की जो मेंटेनेंस है कौन करेगा भैया? घर का मालिक करेगा। और घर का मालिक कौन है? ऑस्टियोसाइट। और घर कौन है? लैक्यूना। लैकुना। एक दूसरे के घर से कनेक्ट होने वाले रास्ते, उनको क्या कहते हैं? कैनालिक्यूलाई। कैनालिक्यूल। बहुत समझदार हो गए यार तुम तो, सब बढ़िया। ठीक है, अब बात होती है ऑस्टियोसाइट्स की। तो ऑस्टियोसाइट्स सिक्रीट केमिकल दैट डिसॉल्व द एडजेसेंट मैट्रिक्स एंड मिनरल्स रिलीज्ड एंटर द सर्कुलेशन। तो अभी ऑस्टियोसाइट का दूसरा काम है। दूसरा काम क्या है कि भैया ऑस्टियोसाइट क्या करेगी? एक केमिकल या एक एंजाइम जो है उसको सिक्रीट करती है, जिससे क्या करते हैं, जो आसपास का जितना भी मैट्रिक्स होता है, उसमें जितने मिनरल्स होते हैं, वो सारे के सारे मिनरल्स क्या है? डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जब डिसॉल्व हो जाते हैं और ब्लड में उनकी जरूरत होती है, मान लीजिए हमारे ब्लड में कैल्शियम की जरूरत है, कैल्शियम कम हो गया, तो जब ब्लड में कैल्शियम कम हो गया तो कहाँ से जाएगा? बोन से जाएगा। तो जब बोन से जाएगा तो कैसे जाएगा? ऑस्टियोसाइट क्या करेगी? इसको डिसॉल्व करेगी। डिसॉल्व करने के बाद इसको बोन में भेज देगी। समझ गए? तो यही समझ लीजिए कि जो खेत में कोलेजन और जो मिनरल्स आपने उगाए थे, वो अब बाजार में जब भेजने हैं, तो बाजार में भेजने के लिए उसकी कटाई गुड़ाई वगैरह करके बाजार में भेजने का काम भी कौन करती है? ऑस्टियोसाइट करती है। समझ गए? यस सर। Yes, sir. इसके बाद देखिए, इसके बाद है ऑस्टियोसाइट देन रीबिल्ड द मैट्रिक्स। अब अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर से बनाएगी भैया, कम हो गया, काट दिया, भेज दिया। भेजने के बाद वापस से ऑस्टियोसाइट को रीबिल्ड करने का काम जो है, ऑस्टियोसाइट वो पूरे जितने भी कोलेजन जो है और जितने मिनरल्स हैं उनको, जिनको वापस डिसॉल्व किया था, डिसॉल्व करने के बाद उसको रीबिल्ड करने का काम भी कौन करेगी? ऑस्टियोसाइट करेगी। स्टिमुलेटिंग द डिपोजिशन ऑफ न्यू हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। द टर्नओवर रेट वेरीज फ्रॉम बोन टू बोन। अब डिपेंड करता है बोन से बोन, अलग अलग बोन से, उसमें जितने जिसमें जितना जितना कैल्शियम होगा उसमें उतने ज्यादा टर्नओवर होगा। ठीक है, आप समझ गए? दूसरा काम क्या है देखिए, पहला काम तो रहा मेंटेनेंस ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल कंटेंट ऑफ द सराउंडिंग मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के जितने भी मिनरल कंटेंट है और इन सब चीजों को मेंटेन करने का काम कौन करेगी? ऑस्टियोसाइट करेगी। और कैसे करेगी? इस तरह से करेगी जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद दूसरा फंक्शन है ऑस्टियोसाइट का, रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड बोन्स। अगर बोन डैमेज हो गई है कहीं से, तो उसका रिपेयर करने का काम भी ऑस्टियोसाइट करेगी। इफ रिलीज फ्रॉम देयर लैकुनाe, osteocyte can get converted to a less specialized cell like osteoblast or osteoprogenitor cell. अब देखिए, जब तक ये अपने घर में है, तब तक तो ये क्या है? ऑस्टियोसाइट है। और जैसे ही अपने घर से बाहर निकली, यानी कि लैकुने से बाहर निकली, तो ये कन्वर्ट हो जाती है ऑस्टियोब्लास्ट में, या फिर हम इसे कहेंगे ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल। ऑस्टियोप्रोजेनेटर में या ऑस्टियोब्लास्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होने के बाद ये जो भी डैमेज हुआ है बाहर, वो सारे डैमेज को रिपेयर करेगी। समझ गए? जैसे कि आप मान लीजिए, आप जब भी अपने घर में हैं, तो आप अपने घर में अलग काम करते हैं। जैसे ही आप अपने बाहर निकलते हैं, जॉब के लिए निकलते हैं या बाहर निकलते हैं, तो कोई स्टूडेंट बन जाता है, कोई भैया कोई कहीं मैनेजर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई पुलिस में बन जाता है। तो जैसे ही घर से बाहर निकले तो उनका रोल ही चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही ऑस्टियोसाइट करती है, जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है, उनका रोल चेंज हो जाता है। तो रोल चेंज हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोप्रोजेनेटर में। समझ आ गया आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आती है दूसरी सेल, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है। तो ऑस्टियोसाइट के बारे में कुछ और भी मैं आपको बताना चाह रहा था।
तो लैकुने जो जहां पर ये घर जिस घर में रहती है उस घर का नाम है लैकुने, लेकिन लैकुने का जो एक्चुअल में पूरा नाम है वो पूरा नाम है शॉलो हॉसिप लैकुने। क्या बोलते हैं मैं आपको लिख के बताता हूँ, SHALLOW शॉलो हॉसिप। ठीक है, क्या बोलेंगे? शॉलो हॉसिप्स, शॉलो हॉसिप्स लैकुने, ये इसका एक्चुअल में नाम है। समझ गए? तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में अपने नोट्स में लिख देना। इसके बाद है ऑस्टियोब्लास्ट। अब देखिए ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है। तो अब देखिए ऑस्टियोब्लास्ट इस तरह से दिखती है, इमेच्योर बोन सेल दैट सेक्रेट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या करती है ये एक तो सबसे पहले इमेच्योर बोन सेल है और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं जितने भी उनको सेक्रेट करती है। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कोलेजन, सर कोलेजन, नॉन कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन, मोस्टली कोलेजन जो ग्राउंड सबस्टेंस होता है वो, और इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स आते हैं, पॉलीसेकेराइड्स आते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स आते हैं। ये सारी चीजों को सेक्रेट कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट सेक्रेट करती है। तो अब देखिए ये आपको ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ दिखाई दे रही होगी, दिस इज एन ऑस्टियोब्लास्ट। ये ऑस्टियोब्लास्ट की एक सीरीज है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है, ऑस्टियोब्लास्ट के बाद नीचे की तरफ जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये है ऑस्टॉइड। ठीक है, ये क्या है? ऑस्टॉइड। और इसके बाद आपको ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, इसमें कोलेजन मैट्रिक्स भी है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है बोन का। तो अब देखिए कि they produce new bone matrix and the process is called ossification or osteogenesis। तो ये क्या करती है? नए बोन मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करती है, और जिस प्रोडक्शन को अगर नया बोन मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो रहा है, नया बोन मैट्रिक्स बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिफिकेशन या फिर ऑस्टियोजेनेसिस, यानी कि बोन का फॉर्मेशन। तो मेन काम क्या है ऑस्टियोब्लास्ट का? द फॉर्मेशन ऑफ बोन। समझ गए? यस सर। ठीक है, इसके बाद और काम क्या है कि ऑस्टियोब्लास्ट मेक एंड रिलीज प्रोटीन। ठीक है, एक तो प्रोटीन बनाती है और प्रोटीन को रिलीज करती है, एंड द अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, और जो अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट है मैट्रिक्स के, जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स हैं और पेप्टाइडोग्लाइकेन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये सारे के सारे को सिक्रीट करती है। तो विदाउट कैल्शियम सॉल्ट द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑस्टॉइड। अब देखिए इसमें लिखा है कि विदाउट द कैल्शियम सॉल्ट, अगर मिनरल्स नहीं हो, ठीक है, किसी बोन में, अब जितना भी ऑस्टॉइड ने, जितना भी ये ऑस्टियोब्लास्ट ने सिक्रीट किया है वो ये है, ये इसका ऑस्टियोब्लास्ट का सिक्रीशन है जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, रेड, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑस्टियोब्लास्ट का सिक्रीशन है। तो जो भी ऑस्टियोब्लास्ट का सिक्रीशन होता है उसे हम कहते हैं ऑस्टॉइड। क्या कहते हैं? ऑस्टोइड। ऑस्टॉइड, ऑस्टॉइड कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट के सिक्रीशन को। और मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट का सिक्रीशन तो होता ही है, साथ में मिनरल्स भी होते हैं। अगर मिनरल्स भी साथ में है तो उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स, अगर मिनरल्स नहीं है तो हम उसे कहेंगे ऑस्टॉइड्स। समझ गए? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, तो ये था ऑस्टियोब्लास्ट। अब ऑस्टियोब्लास्ट और क्या करता है देखिए, ऑस्टियोब्लास्ट असिस्ट इन डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स टू कन्वर्ट ऑस्टॉइड इनटू बोन्स। अब ऑस्टियोब्लास्ट असिस्ट इन डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट। अब दूसरा काम क्या करेगा? एक तो ये भैया सिक्रीट करेगा, ठीक है, जितना भी मैट्रिक्स का जो कोलेजन वाला चीज है, ऑर्गेनिक वाला सबस्टेंस है, वो उन सबको क्या करेगा? ये सिक्रीट करेगा। सिक्रीट करने के बाद जब ये सिक्रीट कर देगा, सारा का सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया, अब इसको बोन बनाना है, तो ये क्या करेगा? जितना भी सॉल्ट मटेरियल है, सॉल्ट मतलब जितने भी मिनरल्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, इनके डिपोजिशन में भी हेल्प करती है।
तो इनका डिपोजिशन उसमें कराएगा और उसको बोन बना देगा। ठीक है, तो ये कौन कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट करता है। तो व्हेन ऑस्टियोब्लास्ट गेट्स सराउंडेड बाय मैट्रिक्स दे कन्वर्ट इनटू ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है कि जब ऑस्टियोब्लास्ट जो है, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये लैकुने के अंदर होते हैं, तो जब ये लैकुने के अंदर होते हैं तो ये ऑस्टियोसाइट कहलाते हैं, और जैसे ये लैकुने के बाहर निकल जाते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट हो जाते हैं। अब ऑस्टियोब्लास्ट ने इन्होंने सेक्रीशन किया, सेक्रीशन करने के बाद इन्होंने डिपोजिशन किया मिनरल्स का, मिनरल के डिपोजिशन करने के बाद इन्होंने पूरी बोन बना दी और बोन के अंदर अपना घर बना दिया। तो अपना घर बना दिया तो उसकी कहीं और लैकुने के अंदर। हाँ जी सर आप कौन सा बोल रहे थे, कहाँ पे आएगा ऑस्टियोसाइट? ऑस्टियोसाइट कहाँ पे आएगा? ये सर आप कह रहे थे ना गलत, सर आप बोल रहे थे इन्होंने कुछ गलत लिख दिया। ओके ओके ओके, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? थैंक यू सर। ठीक है, when osteoblast gets surrounded by matrix they convert into osteocyte। तो यहाँ पे ऑस्टियोसाइट हो जाएगा। तो जैसे ही ऑस्टियोसाइट बाहर निकलती है तो ऑस्टियोब्लास्ट बन जाती है, जब अंदर चली जाती है तो ऑस्टियोसाइट बन जाएगी ऑफ कोर्स। ठीक है, समझ गए? थैंक यू सर। ठीक है, इसके बाद हम इसके बाद देखो एक और सेल है ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। तो इसका काम क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट का मेनली क्या काम है कि बोन का मैट्रिक्स सिक्रीट करना, दूसरा बोन का फॉर्मेशन करना मिनरल के डिपोजिशन के बाद। तो कोलेजन एंड ग्रोथ ग्राउंड सब्सटेंस जो है उसको सिक्रीट करेगा, बोन मैट्रिक्स में ये सब चीजें आ जाती हैं, एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क इन विच ऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट आर डिपॉजिटेड। तो ये सारा का सारा फ्रेमवर्क जो है ऑस्टियोब्लास्ट ये काम करती है। अब हम तीसरी सेल पे आ जाते हैं। तीसरी सेल के बाद आता है ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स। तो अब देखिए ऑस्टियोब्लास्ट जो एंडोस्टियम होता है, एंडोस्टियम मालूम है ना आपको? Yes, sir. हाँ, तो एंडोस्टियम कहाँ होता है? मेडुलरी कैविटी में। मेडुलरी कैविटी को लाइन करता है एंडोस्टियम। तो एंडोस्टियम में जो ये मेडुलरी कैविटी होती है वहां पर ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स होती हैं। तो ये ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स कहती हैं। दीज सेल्स आर लाइक स्टेम्स, स्टेम सेल का काम करती है। मीसेनकाइमल सेल्स भी इन्हें कहते हैं। मीसेनकाइमल सेल्स होती हैं, स्टेम सेल की तरह काम करती हैं, व्हिच डिवाइड एंड गिव राइज टू द ऑस्टियोब्लास्ट। जो डिवाइड होती है, अब देखिए ऑस्टियोसाइट तो डिवाइड नहीं होती, ऑस्टियोसाइट तो सिर्फ कन्वर्ट होती है ऑस्टियोब्लास्ट में और वापस ऑस्टियोसाइट में। लेकिन ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स जो होती है ये डिवाइड करती है, डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद ऑस्टियोब्लास्ट को जन्म देती है। ठीक है, और ऑस्टियोब्लास्ट को जन्म देती है, इसका मतलब इसीलिए इसको स्टेम सेल कहते हैं। तो स्टेम सेल क्या होती है? टोटिपोटेंट सेल होती है। ये कभी भी किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाती है या फिर ये कभी भी किसी भी सेल को जन्म दे सकती है। तो इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर को रिपेयर करने के काम आती है। मान लीजिए कभी फ्रैक्चर हो गया, अब बोन के अंदर फ्रैक्चर हो गया लेकिन हमारे पास उतनी ऑस्टियोब्लास्ट है ही नहीं। अब जब उतनी ऑस्टियोब्लास्ट है ही नहीं तो क्या होगा? जितनी भी ये ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स होती हैं ये सारे के सारे ऑस्टियोब्लास्ट में डिवाइड हो जाएंगी और बहुत सारी ऑस्टियोब्लास्ट का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ऑस्टियोब्लास्ट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा सारे के सारे ऑस्टियोब्लास्ट जो है फ्रैक्चर साइट पे जाके बोन फॉर्मेशन का काम शुरू कर देंगे। ठीक, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल जो है क्या करती है ये भी आपको समझ आया। ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोसाइट आपने पढ़ लिया, ऑस्टियोब्लास्ट आपने पढ़ लिया, ऑस्टियोप्रोजेनेटर आपने पढ़ लिया। इसके बाद लास्ट सेल है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। तो अब देखिए ऑस्टियोक्लास्ट जो है कहाँ होती है? तो दे रिमूव एंड रिसाइकिल बोन मैट्रिक्स। अब ये क्या करता है? बोन मैट्रिक्स को, जो पुराना बोन मैट्रिक्स हो गया, जो बोन मैट्रिक्स जो है पुराना हो गया, तो पुराने वाले को रिमूव कर देती है। रिमूव करने के बाद रिसाइकिल कर देती है। तो रिसाइकिल भी कर सकती है, रिमूव भी कर सकती है, दोनों काम कर सकती है। ठीक है, जैसे कि आपके घर में मान लीजिए आपका घर है, आपने घर की बाउंड्री वॉल कर रखी थी लेकिन बाउंड्री वॉल जो है बहुत पुरानी हो गई, तो अभी आप उसको रिमूव करना चाहते हो।
तो आपने उसको रिमूव किया, उसके अंदर की जितनी भी ईंट थी उनको साफ किया और उन्हीं ईंटों को दोबारा से वापस बाउंड्री वॉल बना दी नए प्लास्टर के साथ। समझ गए? यस सर। यस ठीक है, तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो दे रिमूव एंड रिसाइकिल बोन मैट्रिक्स जाइंट सेल विद 50 मोर न्यूक्लियाई। तो ये इतनी बड़ी सेल होती है, इसके अंदर कम से कम 50 या 50 से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। ये आपको ऑस्टियोक्लास्ट दिखाई दे रही होगी। तो ऑस्टियोक्लास्ट ये होती कहाँ है? ये भी मेडुलरी कैविटी में होती है। कहाँ होती है? मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी में होती है। ठीक है, तो मेडुलरी कैविटी में कितनी सेल्स होती हैं? 2 सेल्स होती हैं। एक तो हो गया ऑस्टियोक्लास्ट और एक हो गई ऑस्टियोप्रोजेनेटर। ऑस्टियोप्रोजेनेटर्स। ये 2 सेल जो है मेडुलरी कैविटी में होती हैं। तो अब देखिए कि डिराइव्ड फ्रॉम स्टेम सेल व्हिच प्रोड्यूस मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेज। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये भी कहाँ से डिराइव्ड होती है? स्टेम सेल से डिराइव्ड होती है। तो स्टेम सेल कौन सी है? ऑस्टियोप्रोजेनेटर। यानी कि ऑस्टियोप्रोजेनेटर जो है ऑस्टियोक्लास्ट भी बनाती है और ऑस्टियोब्लास्ट भी बनाती है। समझ गए? यस ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है? विच प्रोड्यूस मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। तो मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस का काम है इसका, और ये काम करती है ऑस्टियोलाइसिस का या रीअब्जॉर्प्शन का। तो रीअब्जॉर्प्शन मतलब एसिड एंड प्रोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो प्रोटीन को तोड़ने वाले या प्रोटीन के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने वाले जो एंजाइम होते हैं वो ये सेक्रेट करता है। डिसॉल्व एंड मैट्रिक्स रिलीज द मिनरल्स। तो डिसॉल्व मैट्रिक्स को डिसॉल्व करते हैं और जितने भी मिनरल्स हैं उनको रिलीज करते हैं। तो ऐसा काम कौन कौन करता है? देखो, एक तो ऑस्टियोसाइट ऐसा काम करती थी, समझ गए आपको। दूसरा ऑस्टियोक्लास्ट ऐसा काम करती है। तो मेन काम जो डिसोल्यूशन ऑफ बोन का है, बोन को अगर डिसॉल्व करना है या बोन को तोड़ना है, बोन को डिस्ट्रक्ट करना है, तो वो जो काम है वो मेन काम है ऑस्टियोक्लास्ट का। ठीक है, तो ऑस्टियोक्लास्ट ये काम करती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट मिनरल्स इन द बॉडी फ्लूइड। तो मेन जो रेगुलेशन है, यानी कि अगर हमारे ब्लड को कैल्शियम की जरूरत है तो बोन से निकालना ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? ये होता है ऑस्टियोक्लास्ट की वजह से पॉसिबल। तो ऑस्टियोक्लास्ट का जो मेन काम है वो बोन का डिसोल्यूशन एंड बोन का डिस्ट्रक्शन करना है। तो ऑस्टियोक्लास्ट को एक नाम और भी दिया जाता है और वो नाम है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। ठीक है, क्या नाम है? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। तो बोन को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करती है? ऑस्टियोक्लास्ट करती है। और डिस्ट्रॉय करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भैया ब्लड में हमें कैल्शियम चाहिए, ब्लड में हमें फॉस्फेट चाहिए। तो अगर ब्लड में नहीं है तो बोन से निकलेगा, और अगर बोन में ज्यादा है तो वो ब्लड में ज्यादा है तो बोन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी आपकी सारी। तो ऑस्टियोक्लास्ट आर कंस्टेंटली रिमूविंग मैट्रिक्स और ऑस्टियोब्लास्ट आर ऑलवेज एडिंग टू इट। तो आप क्या करेंगे? देखो, ऑस्टियोक्लास्ट करती है कंटिन्यूअसली उस मैट्रिक्स को रिमूव करती रहती है और ऑस्टियोब्लास्ट जो है उसको वापस बनाते रहती है। तो एक होता है, देखो, छोटा भाई तोड़ता रहता है और बड़ा भाई बनाता रहता है। ठीक है, तो छोटा भाई कौन है? ऑस्टियोक्लास्ट इज स्मॉल ब्रदर एंड ऑस्टियोब्लास्ट इज बिग ब्रदर। एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो वो बनाता रहेगा, वो तोड़ता रहेगा, और जिस दिन बड़े भाई को गुस्सा आ गया उस दिन बड़ा भाई भी तोड़ना शुरू कर देगा। तो अब फाइन बैलेंस इज रिक्वायर्ड इन टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ टू शेल। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेशन में बहुत बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नहीं तो अगर एक ने तोड़ दिया और दूसरे ने बनाया नहीं तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेक्स द बोन स्ट्रॉन्गर व्हाइल लेस एक्टिविटी मेक बोन वीक। तो आप जितनी भी ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे, जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, उतनी ज्यादा आप ऑस्टियोब्लास्ट सेल को बढ़ावा देंगे, ऑस्टियोब्लास्ट सेल उतनी ही मजबूत होगी। ठीक है, और अगर आप जितना कम काम करेंगे, जितनी लेस एक्टिविटी करेंगे, आपकी ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब आप, अगर आपको छोटे भाई को बढ़ावा देना है तो आप कम काम करो, और अगर आपको बड़े भाई को बढ़ावा देना है तो आप ज्यादा काम करो।
आपको बोन फॉर्मेशन चाहिए तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, बोन फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बोन का डिसोल्यूशन चाहिए, बोन को वीक करना है, तो आप कम से कम फिजिकल एक्टिविटी करें। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो थी सारी की सारी आपकी सेल्स। सर हाँ जी बताइए। सर मैम ने क्लास शुरू कर दी सर। आपका कितना टाइम हो गया, 12 बज गए? यस सर 12:03। वो चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी तो ऐसे में तो हमारा Thank you, सिलेबस sir. तो भी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑल हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। Same to you, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।